नमस्कार, मैं हूं सचिन, लेकर हाजिर हूं जो कहेंगे सच कहेंगे। सावन का पवित्र महीना चल रहा है। अभी 2 सोमवारी भी हुए। देश के तमाम शहरों और गांवों में भगवान भोलेनाथ की आस्था में लोग डूबे नजर आ रहे हैं। दूर दूर से लोग मां गंगा का पवित्र जल लेकर महादेव को जलाभिषेक करने के लिए कांवड़ यात्रा कर रहे हैं। लेकिन इन्हीं में से कुछ ऐसे हैं जो आस्था के नाम पर हुड़दंग मचाकर इस पूरी धार्मिक यात्रा को बदनाम करने से बाज नहीं आ रहे, खासकर उत्तर प्रदेश जैसे धार्मिक प्रदेश में। अब सवाल यह है कि जब यात्रा आस्था की तो इसमें गुंडाई क्यों? यूपी में हर साल कांवड़ यात्रा विवादों में क्यों आ जाती है, जबकि बिहार और झारखंड में यही यात्रा सदियों से चली आ रही है और हमेशा से रही है शांतिपूर्ण। और क्या कांवड़ यात्रा वोट बैंक का जरिया बन चुका है? आज इसका पूरा सच आपको बताएंगे। दूसरी बड़ी कवर स्टोरी जिस पर सबकी नजर है, उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ के इस्तीफे के बाद देश के दूसरे सर्वोच्च पद पर कौन होगा विराजमान? विल बी द नेक्स्ट वाइस प्रेसिडेंट। वाइस प्रेसिडेंट पद को लेकर अब बीजेपी किस पसोपेश में आ गई है, नाम सामने नहीं आ रहा। नए उपराष्ट्रपति के नाम पर जेडीयू ने क्या अपना कोई वीटो पार लगा दिया है? आज ये इनसाइड स्टोरी भी आपको बताएंगे। और तीसरी स्टोरी पीएम मोदी के ब्रिटेन दौरे से जुड़ी हुई। पीएम मोदी ने ब्रिटेन के साथ ऐतिहासिक फ्री ट्रेड एग्रीमेंट किया है। इसके मायने क्या है? इस ट्रेड डील का आपकी पॉकेट पर क्या असर पड़ेगा? और ब्रिटेन के साथ एफटीए पर भारत के सिग्नेचर के बाद टैरिफ मामले में क्या बैकफुट पर आ जाएगा अब अमेरिका? आज इसी पर जो कहेंगे सच कहेंगे, हमारे साथ बने रहिएगा। सावन का महीना। सावन के इस पवित्र महीने में लगभग हर हिंदू परिवार के घर का माहौल बदल जाता है। लोग भक्ति भाव में डूब जाते हैं। हजारों लाखों की संख्या में श्रद्धालु अपने कंधे पर कावड़ लेकर भोलेनाथ को जलाभिषेक के लिए निकल पड़ते हैं। अपनी मन्नतों के मुताबिक श्रद्धालु महादेव में आस्था दिखाते हुए सैकड़ों किलोमीटर दूर से जल भरकर मंदिर जाकर शिवलिंग पर अर्पण करते हैं। यूपी में इन कावड़ियों पर सरकार पुष्प वर्षा कराती है। खुद सीएम योगी आदित्यनाथ कावड़ियों पर पुष्प वर्षा करते हैं, फूलों की बारिश करते हैं। प्रशासन के आला अधिकारी भी पुण्य कमाने से पीछे नहीं रहते। पुलिस के कई सीनियर अधिकारी तो कावड़ियों के पैर भी दबाते नजर आ चुके हैं। लेकिन इन्हीं कावड़ियों के भेष में इस यात्रा में कुछ गुंडे भी शामिल हो गए। इसके बाद उन गुंडों ने जो तांडव दिखाया वो सियासत का केंद्र बन गया। हालांकि यूपी में कांवड़ पर सियासत पिछले कई सालों से चल रही है। कई सालों से कांवड़ यात्रा, जो कि हिंदुओं के सबसे पवित्र धार्मिक यात्राओं में शुमार है, लेकिन इसे मुट्ठी भर गुंडे बदनाम भी कर रहे हैं। ये कैसे एंटर कर जाते हैं? उत्तराखंड से लेकर यूपी तक के कई इलाकों में पिछले कुछ दिनों से बहुत सी तस्वीरें आई जिसको देखकर लगता है कि ये कांवड़िए तो नहीं हो सकते। यूपी के मिर्जापुर, बस्ती, बरेली, गाजियाबाद, इसके अलावा उत्तराखंड, हरिद्वार, रुड़की की तस्वीरें विचलित करती हैं, चीख चीख कर बयां करती हैं कि ये कांवड़ियों के भेष में क्या उपद्रवी हैं। ये रिपोर्ट पहले देखिए। यूपी के बस्ती से आई इस तस्वीर को देखिए। उपद्रवी कांवड़ियों ने पुलिस की गाड़ी को ही घेर लिया और गाड़ी में सवार पुलिसकर्मियों को नीचे उतारकर हंगामा करने लगे। इसी बीच एक कांवड़िया हाथ में डंडा लेकर पुलिस की गाड़ी के ऊपर चढ़ गया। उसने डंडे से गाड़ी में तोड़फोड़ शुरू कर दी। ये कांवड़िया इतने से ही नहीं माना, गाड़ी से नीचे कूदा और पुलिस वाले पर डंडे से हमला कर दिया। पुलिसकर्मी इन कांवड़ियों से खुद को बचाने की कोशिश करने लगे। बताया जा रहा है कि कांवड़ियों के 2 गुटों में आपस में झड़प हो गई थी, जिसके बाद जमकर मारपीट होने लगी। लाठी डंडे चलने लगे। कप्तानगंज थाने की पुलिस मौके पर पहुंची, लेकिन उपद्रवी कांवड़ियों ने पुलिस पर भी हमला कर दिया।
बस्ती ही नहीं, बरेली में भी कांवड़ियों ने एक कार को ईंट और डंडों से हमला करके क्षतिग्रस्त कर दिया। पुलिस के सामने ही उपद्रवी कांवड़ियों ने कार पर अपना कहर बरपाना शुरू कर दिया। कांवड़ियों के उत्पात की ये तस्वीर बरेली के एक थाने से आई है। बताया जा रहा है कि कांवड़ियों का एक जत्था जल लेकर बीसलपुर की तरफ जा रहा था। तभी इस कार से एक कांवड़िए को टक्कर लग गई और उसका मोबाइल टूट गया। बस फिर क्या था, कांवड़ियों ने कार पर पत्थर और ईंटें मारकर शीशे चकनाचूर कर दिए। सावन का पवित्र महीना होने के बावजूद उपद्रवी कांवड़ियों का हौसला कितना बढ़ा हुआ है, इसकी एक तस्वीर ये भी देखिए। यूपी के मिर्जापुर रेलवे स्टेशन पर कांवड़ियों ने एक सीआरपीएफ जवान की बेरहमी से पिटाई कर दी। जवान को जमीन पर लिटाकर लात घूंसों से पीटा गया। कांवड़िए उस पर गिद्ध की तरह टूट पड़े, उसे पीट पीट कर अधमरा कर दिया। सीआरपीएफ जवान से मारपीट का वीडियो वायरल हुआ तो पुलिस एक्शन में आ गई। जिसके बाद आरपीएफ ने 7 लोगों को हिरासत में लिया। यूपी के ही एक और जिले गाजियाबाद से आई कांवड़ियों के उत्पात की ये तस्वीर देखिए। डंडे और पत्थरों से कार में जमकर तोड़फोड़ की जा रही है। कार के शीशे चकनाचूर कर दिए गए हैं। कांवड़ियों का आरोप है कि गाड़ी वालों ने उन्हें टक्कर मारी थी, जिससे उनकी कावड़ खंडित हो गई। इसके बाद सड़क पर उन्होंने कोहराम मचा दिया, ड्राइवर को बुरे तरीके से पीटा। तो शहर शहर से आई इन तस्वीरों से साफ है कि कुछ उपद्रवी कांवड़ियों की वजह से कांवड़ यात्रा को बदनाम कर रहे हैं। सवाल उठ रहा है कि आखिर इन पर लगाम क्यों नहीं लगती? ये सरेआम सरेराह गुंडागर्दी कैसे कर रहे हैं? पुलिस तक को बख्श नहीं रहे हैं, फिर भी प्रशासन मौन रहा। आखिर इनका मनोबल इतना बढ़ क्यों रहा है, बड़ा हुआ क्यों है? तो इसका जवाब है ये 6 तस्वीरें। खुद देख लीजिए। सीएम योगी आदित्यनाथ कांवड़ियों पर फूल बरसाते हैं। यूपी के कई आला अफसर भी बाकायदा हेलीकॉप्टर से कांवड़ियों पर फूलों की बारिश करते हैं। पुलिस अधिकारी कांवड़ियों के पैरों की मालिश कर रही है। जिनके कंधों पर कानून व्यवस्था संभालने की जिम्मेदारी है, वो कावड़ लेकर खड़े हैं। कांवड़ियों के लिए कैंप में पुलिस वाले खाना बना रहे हैं। और इन सब से हटकर कुछ पुलिस अधिकारी कांवड़ियों के साथ डांस करते भी नजर आ चुके हैं। ये देखिए, ये जो लोग कांवड़ियों की सेवा कर रहे हैं, कांवड़ियों पर फूल बरसा रहे हैं, वे भी गुंडे और उपद्रवी कांवड़ियों से परेशान हैं। तभी तो खुद सीएम योगी आदित्यनाथ गुंडों के भेष में कांवड़ियों को चिन्हित करने की बात कह चुके हैं और उनकी पोस्टर लगाकर उसके खिलाफ कार्रवाई करने की चेतावनी देते हैं। सीएम योगी के इन बयानों पर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव पलटवार करने से भी नहीं चूके। ऐसे तत्वों के खिलाफ सख्ती से निपटने का काम करेगा और हमने तय किया है पूरी कांवड़ यात्रा के दौरान जिसने इस पावन कांवड़ यात्रा को बदनाम करने के लिए कई उपद्रव का सहारा लिया है, तोड़फोड़ का सहारा लिया है, उनके सबके सीसीटीवी फुटेज हमारे पास है। हम लोग कांवड़ यात्रा सकुशल संपन्न होने के बाद उनके पोस्टर भी चस्पा करने वाले हैं, उनके खिलाफ बहुत सख्त कार्रवाई करने वाले। जो कह रहे हैं वो सबसे बड़े दंगाई। और अगर कानून आपने पढ़ा होगा तो कानून में इस तरह के दंगा करने वाले जो मुकदमे दर्ज किसके ऊपर हुए हैं? दंगे वही लोग कह रहे हैं दंगा जिन्होंने दिल्ली की 11 साल की सरकार में और यूपी के 9 साल की सरकार में कांवड़ियों के लिए कोई व्यवस्था इंतजाम नहीं किया, न सुरक्षा का इंतजाम किया, न यात्रा कैसे अच्छी चल सके उसके लिए इंतजाम किया। अब यूपी में कांवड़ पर सियासत छिड़ गई, जबकि इसका इतिहास और धार्मिक महत्व कुछ और ही कहानी बयां करता है। कांवड़ भारत की सबसे बड़ी वार्षिक धार्मिक तीर्थ यात्रा है। लाखों लोग मां गंगा नदी से पवित्र जल लेकर उसे सैकड़ों किलोमीटर की यात्रा करके शिव मंदिरों में चढ़ाते हैं। उनकी आस्था का प्रतीक है। कांवड़ यात्रा की शुरुआत को लेकर बहुत सी मान्यताएं हैं। मान्यताओं के अनुसार पहली मान्यता यह है कि भगवान परशुराम ने सबसे पहले कांवड़ यात्रा की शुरुआत की थी।
परशुराम गढ़मुक्तेश्वर धाम से गंगा जल लेकर आए थे और यूपी के बागपत के पास स्थित पुरा महादेव का गंगा जल से अभिषेक किया था। उस समय सावन मास चल रहा था। इसी के बाद से कांवड़ यात्रा की शुरुआत हो गई। आज भी इसी परंपरा का पालन किया जा रहा है। लाखों भक्त गढ़मुक्तेश्वर धाम से गंगा जल लेकर जाते हैं और पुरा महादेव पर जल अर्पित करते हैं। वहीं कांवड़ यात्रा को लेकर एक दूसरी मान्यता भी है, जो कि प्राचीन ग्रंथों में दशानन रावण को लेकर के है। कहते हैं दशानन रावण पहला कांवड़िया है। कहा जाता है कि समुद्र मंथन के दौरान जब भगवान शिव ने हलहल विष का पान किया था, जब भगवान शिव का कंठ नीला हो गया था, तो तभी से नीलकंठ वो कहलाए। लेकिन हलहल विष के पान करने के बाद नकारात्मक शक्तियों ने भगवान नीलकंठ को घेर लिया। तब रावण ने महादेव को नकारात्मक शक्तियों से मुक्त करने के लिए ध्यान किया और गंगा जल भरकर पुरा महादेव का अभिषेक किया, जिससे महादेव वह नकारात्मक ऊर्जाओं से मुक्त हो गए थे। यह भी कथा है। तभी से कांवड़ यात्रा की परंपरा की भी शुरुआत हो गई, प्रारंभ हो गया। अब यह पवित्र यात्रा शुरुआती दिनों में साधु संतों द्वारा की जाती थी। बाद में जो बुजुर्ग लोग होते थे वो इसमें शामिल होने लग गए। हर वर्ष तीर्थ यात्रा करने लग गए। अब इसमें भारी संख्या में युवा वर्ग भी शामिल हो गया है। होता क्या, कांवड़ क्या होता है? दरअसल कांवड़ एक बांस का, आप ये कह सकते हैं कि बैम्बू बांस का एक डंडा होता है। दोनों तरफ दो जलपात्र होते हैं। भक्तगण अपने गंतव्य की ओर चलते समय इसे कंधे पर रखते हैं। चूंकि भक्त इस कांवड़ को अपने कंधों पर ढोते हैं, इसलिए उन्हें कांवड़िया कहा जाता है। कांवड़िए वे श्रद्धालु होते हैं जो एक धार्मिक अनुष्ठान करते हैं, जिसमें वे भगवा वस्त्र धारण कर भारत की सड़कों पर चलते हैं। गंगा नदी से पवित्र जल से भरे अलंकृत कनस्तर अपने साथ लेकर अपने गुनहगारों में स्थित हिंदू गृह नगरी जो है में स्थित हिंदू मंदिरों तक ले जाते हैं कि अगर उन्होंने कोई गुनाह किया है तो वो भी कहते हैं कि इस पवित्र में सब कुछ जो है वो मिट जाता है। इस यात्रा में शामिल होने वाले लोगों के लिए भगवा रंग इसलिए चुना गया क्योंकि यह अहंकार और इच्छा को हतोत्साहित करता है, लोगों को शांत बनाता है। लेकिन विडंबना यह है कि आज के कई कांवड़ियों में शांति तो बिल्कुल है ही नहीं और ना ही इसे शांति को वो बढ़ावा देते हैं और इसमें आग का घी डालने का काम कर रहे हैं या करते हैं राजनीतिक दल। कांवड़ यात्रा हिंदू पांचांग के मुताबिक हर साल श्रावण माह में होती है, जो आमतौर पर जुलाई से अगस्त के बीच होती है। भारत में 2 कांवड़ यात्राएं होती है। एक उत्तराखंड से यूपी होते हुए दिल्ली और हरियाणा की तरफ जो है अपने होम टाउन जाना होता है, वहां कांवड़िए चले जाते हैं। दूसरी बिहार के सुल्तानगंज से झारखंड के देवघर तक की कांवड़ यात्रा होती है। आपको पहले सुल्तानगंज से देवघर बाबाधाम का रूट बताते हैं। कांवड़िए बिहार के सुल्तानगंज में गंगा का जल लेकर जमुई, बांका होते हुए देवघर में बाबाधाम पहुंचते हैं। यानी कांवड़िए तकरीबन 108 किलोमीटर की दूरी तय कर, पैदल दूरी तय कर बाबाधाम भोलेनाथ को जल चढ़ाते हैं। लेकिन इस रूट पर कभी भी किसी तरीके का कोई विवाद, कोई कंट्रोवर्सी सामने नहीं आया। अरे बाबा, एक चीज हम जानने के लिए आपसे पूछ रहे हैं। हम उधर भी जाते हैं, पश्चिमी उत्तर प्रदेश जो दिल्ली से हरिद्वार का रास्ता है, तो कांवड़ अक्सर से आप भी सुनते होंगे। हाँ, बिल्कुल सुनता हूं। गाड़ी पलट दिया, कभी पूरा होटल बर्बाद कर दिया, कभी इसको तोड़ दिया। सुनने में आता कि नहीं आप लोग? आता है। लेकिन यहाँ कभी सुनने में नहीं यहाँ यहाँ कुछ भी गड़बड़ नहीं, यहाँ कुछ भी गड़बड़ नहीं। दरबार में कौन सा गड़बड़ है? हो तो सकता है। इधर के कांवड़ियों में बहुत अंतराल है बाबा, बहुत अंतर, जमीन आसमान। पूरे विश्व में घूम जाएंगे लेकिन कहीं नहीं पाएंगे ऐसा दरबार। ऐसा दरबार कहीं नहीं पाएंगे, पूरे विश्व रिकॉर्डर है ये। तो उधर इतना बवाल, इधर एकदम बिल्कुल नहीं, कोई उधर बवाल जो है ना साहब, पॉलिटिक्स वालों की है, पॉलिटिक्स करने वालों की है, राजनीति जो करते हैं वो उसमें इंटरेस्ट लेते हैं। करेगा वो बाकी कांवड़ी जो वास्तव में शिव भक्त है वो कभी तोड़ फोड़ा और उग्र नहीं होगा, और अगर उग्र हो जाएगा तो उसको संभालेगा कौन? आप देख रहे होंगे वेस्टर्न यूपी में जो दिल्ली से हरिद्वार कांवड़िए जाते हैं, कभी गाड़ी पलट देते हैं, कभी दुकान तोड़ फोड़ हो जाती है। वो इतना गुस्सा, उनको क्रोध आ जाता है। और यहाँ के कांवड़िए, ये ही सावन है, ये भी शिव की भक्ति के लिए जा रहे हैं, लेकिन कहीं कोई क्यों, ऐसा क्या फर्क है?
ये तो ज्यादा मैं नहीं जानता, लेकिन अब मैंने आज तक यहाँ पर, मैं पिछले 25-26 साल से आ रहा हूँ, ऐसा कभी कोई घटना नहीं हुई। यहाँ सब मिलजुल के रहते हैं। हम लोग के साथ में आज तक ऐसा कुछ नहीं हुआ है। जब से हम लोग आ रहे हैं 25 साल से। बाबा एक सहारा है। उधर जो है जब होता है कांवड़ लेके जाते हैं, उनका कांवड़ अगर टकरा जाता है कभी कभी गलती से किसी से, या गाड़ी जा रही उससे टच हो गया, थोड़ा पानी गिर गया, तो वो कहते हैं हमारा पूरा कांवड़ भ्रष्ट हो गया, और उसके बाद वो वैसा नहीं होता, वैसा तोड़ फोड़ करने लगते। वैसा यहाँ गलत है। अगर हम इतनी भी भीड़ में कोई अगर लोग जा रहे हैं, इसलिए तो रास्ता अलग अलग कर दिया गया, इसलिए तो रास्ता देखिए उधर का रास्ता। मान लीजिए आपके कांवड़ से थोड़ा पानी गिर जाए हमसे टकरा के, तो वैसा नहीं होता है कि किसी से लड़ाई झगड़ा होता है, वैसा कभी नहीं, वैसा कहीं नहीं होता सर। ये राजीव भाई थे, उसी वक्त पहुंचे थे जब हमने जो है ये पूरी पड़ताल करनी शुरू की। तस्वीरें आ रही थी उस वक्त तो हुड़दंग की, किस तरीके से गाड़ियां तोड़ी जा रही थी। हमने आपको दिखाया कि यूपी और तमाम जगह की तस्वीरें, और हम वो खुद देवघर गए माहौल क्या है के लिए, और उसके बाद जाना देखिए किसी भी तरीके का कोई विवाद, कोई कॉन्ट्रोवर्सी नहीं। अब आपको यूपी का रूट भी दिखा देते हैं। यूपी का जो रूट है ज्यादातर कांवड़िए उत्तराखंड के हरिद्वार से जल लेते हैं। पवित्र गंगा का जल लेकर रुड़की होते हुए यूपी एंटर करते हैं। यहां के मुजफ्फरनगर, मेरठ होते हुए श्रद्धालु गाजियाबाद में बाबा भोले के मंदिर पहुंचते हैं। यहां से दिल्ली के लिए आगे निकल जाते हैं। यानी बिहार, झारखंड से लेकर उत्तराखंड, यूपी और दिल्ली के अलावा हरियाणा, राजस्थान, पंजाब, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश में हजारों लाखों लोग, जिनमें युवाओं से लेकर वृद्ध तक, महिलाएं और कभी कभी बच्चे भी शामिल होते हैं, कांवड़ यात्रा में शामिल होते, कांवड़ मेले का भाग बनते हैं। यानी कांवड़ यात्रा बिहार, झारखंड में भी होती है और यूपी, उत्तराखंड में भी। जिन्हें नहीं पता था अब उन्हें आज पता लग गया होगा। लेकिन सबसे ज्यादा सियासत और हंगामा फिर यूपी में ही क्यों होता है? इसका जवाब आपको हम इसके जरिए समझाते हैं। ये देखिए कैसे यूपी में कांवड़ यात्रा में खुद सरकार इन्वॉल्व रहती है, ऑर्गेनाइज करती है, प्रशासन इन्वॉल्व रहता है। अब इस पर जाहिर सी बात है राजनीतिक पार्टियों की एंट्री होती है। अब बीजेपी और समाजवादी पार्टी की एंट्री यहां पर खूब हुई, खूब सियासत हुई। इसके अलावा रूट पर मांस और शराब की बिक्री ना हो, इस पर विवाद बढ़ा। दुकानें बंद करवाने को लेकर के, ढाबा मालिकों का नाम प्लेट को लेकर के वो दिखाई जाए, वो उसको लेकर के कंट्रोवर्सी आई। तमाम नियम जो है वो आए कि कांवड़ यात्रा में डीजे की ऊंचाई हमेशा विवादों का विषय बनती है। बड़े बड़े डीजे आते हैं, इसलिए इसको लेकर भी कंट्रोवर्सी हुई। जबकि बिहार, झारखंड में ऐसा कुछ नहीं होता है। हर साल कांवड़ यात्रा शांतिपूर्ण तरीके से, हम यूं कहें कि स्वतः अपने आप चलती है। एक तरीके की आस्था, एक तरीके की श्रद्धा उसे चला रही है, चलती रहती है। आगे बढ़ते हैं। अब कांवड़ पर सियासत के बाद हम दूसरे सेगमेंट की बात करते हैं, क्योंकि हर कोई जानना चाहता है कि दूसरे पद पर, यानी कि दूसरे सर्वोच्च पद पर, उपराष्ट्रपति पद पर कौन विराजमान होगा। उपराष्ट्रपति, पूर्व उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ के इस्तीफे के बाद चुनाव की तैयारी शुरू हो गई है। आयोग ने उपराष्ट्रपति चुनाव का नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। हालांकि अब तक केंद्र में सत्ताधारी एनडीए गठबंधन की ओर से उपराष्ट्रपति पद के उम्मीदवार का खुलासा नहीं हुआ है। लेकिन 21 जुलाई को जगदीप धनखड़ के इस्तीफे के बाद चंद नाम चर्चा में आए थे। 4 चेहरे प्रमुख थे, दोबारा जानिए, हमने आपको बताए थे। बिहार के राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान, जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा, राज्यसभा के उपसभापति हरिवंश नारायण सिंह और केंद्रीय मंत्री रामनाथ ठाकुर। इन अटकलों के बीच बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने जेडीयू सांसद और केंद्रीय मंत्री रामनाथ ठाकुर से मुलाकात की। कल अटकलों का बाजार गर्म हो गया। नड्डा और रामनाथ ठाकुर की मुलाकात मंगलवार को हुई। उनके नाम पर चर्चा तेज हो गई। रामनाथ ठाकुर बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री और भारत रत्न कपूरी ठाकुर के बेटे हैं और अति पिछड़ी जाति से आते हैं। लेकिन सूत्रों की माने तो बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने रामनाथ ठाकुर से मुलाकात सिर्फ औपचारिक तरीके से की थी। यह मुलाकात बिहार SIR जो चल रहा है, स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन, इस मुद्दे पर हुई थी। उपराष्ट्रपति पद को लेकर किसी तरीके की कोई बात नहीं हुई थी, कोई चर्चा नहीं हुई थी। और इस पर खुद विराम किसने लगाया, ठाकुर साहब ने, सुनिए। एक सवाल, कल आपके यहाँ बड़ी बैठक हुई है, यहाँ पूरा खबर है कि
रामनाथ ठाकुर जी अब केंद्रीय मंत्री से हटेंगे और वाइस प्रेसिडेंट बनेंगे। अभी तो आपने सुना कि समीक्षा की बैठक थी, एमपीज का मांग का पिछली बैठक में जो दिया गया उसका क्या हुआ नहीं हुआ उसकी समीक्षा थी। इस पर कोई वाइस प्रेसिडेंट कोई उस योग में नहीं। तो रामनाथ ठाकुर के उपराष्ट्रपति बनने की जो अटकलें आ रही थी उस पर विराम लगा। उस पर खुद उन्होंने, रामनाथ ठाकुर ने कह दिया अब बीजेपी को आगामी चुनावों में ईबीसी कैटेगरी में पैठ बनाने में सहायता मिलेगी अगर इस नाम पर सहमति हो जाती है। पर अभी लोकसभा चुनाव के पहले ही उनके पिता को मरणोपरांत भारत रत्न दिया गया है, इसलिए भी उम्मीद कम है कि रामनाथ ठाकुर के नाम को आगे बढ़ाया जाए। उनके बाद नाम आता है हरिवंश नारायण सिंह, जो कि सबसे फिजिबल उम्मीदवार है। अटकलों के बीच उन्होंने मंगलवार को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से मुलाकात भी की। अब एक तो वह सहयोगी दल जेडीयू से हैं, दूसरे पीएम मोदी के विश्वसनीय भी हैं और तीसरे राज्यसभा में इस वक्त उपसभापति है, कार्यवाही वही चलवा रहे हैं। इस पद का अनुभव भी उन्हें मिल सकता है। अनुभव, राजनीतिक कद और सियासी समीकरण को देखते हुए हरिवंश नारायण सिंह का नाम सबसे आगे माना जा रहा था। पहले सूत्रों के हवाले से खबर आई कि बीजेपी ने जेडीयू से हरिवंश नारायण के नाम को लेकर सहमति बनाने की कोशिश की, लेकिन आज सूत्रों के हवाले से खबर आई कि जेडीयू ने उपराष्ट्रपति पद का ऑफर ठुकरा दिया, यानी कि उनके नाम का जो ऑफर है वो ठुकरा दिया। देखिए, माना जा रहा था कि बिहार विधानसभा चुनाव और उसके बाद के समीकरण को देखते हुए बीजेपी जेडीयू को उपराष्ट्रपति का पद दे सकती है। इस तरह की अटकलों के पीछे एक बड़ी वजह बताई जा रही थी कि इससे बिहार में मुख्यमंत्री पद पर बीजेपी की दावेदारी मजबूत करने में उसे मदद मिलेगी। लेकिन सूत्रों के हवाले से खबर मिल रही है कि बीजेपी के इस ऑफर को जनता दल यूनाइटेड ने ठुकरा दिया है। कोशिश यहां तक हुई थी कि मौजूदा उपसभापति हरिवंश नारायण सिंह पर बीजेपी और जेडीयू में सहमति बनाने की कोशिश शुरू की जाए, लेकिन जेडीयू ने आखिरी वक्त में इस पद से अपनी पार्टी को रेस से बाहर कर दिया। यानी उपराष्ट्रपति पद की दौड़ से ये दो नाम तो अब बाहर हो गए। अब सवाल सबसे बड़ा है कि आखिर कौन हो सकता है देश का 15वां उपराष्ट्रपति। हालांकि बीजेपी में अमित शाह और मोदी युग में चीजों को समझना इतना आसान है नहीं। सब जानते हैं कि कोई भी जो है एक सरप्राइज फैक्टर जो है कभी भी सामने आ सकता है। जब किसी शख्स का नाम चर्चा में आया माना जाता है तो उसे वो पद नहीं मिलने वाला है। कुल मिलाकर के ऐसी थ्योरी भी सामने आती है। फिर भी कुछ ऐसे संभावित नाम हैं जिनके पक्ष में समीकरण बैठ सकता है। कौन है? राजनीतिक गलियारों में जो चर्चा चलती रहती है और जो चल रही है उनमें जो नाम चल रहे हैं फिलहाल, आज जब हम आपसे मुखातिब हो रहे हैं तब तक की जो रिपोर्ट्स कह रही हैं उनमें रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का नाम शामिल है, कर्नाटक के राज्यपाल थावर चंद गहलोत का नाम शामिल है, मध्य प्रदेश से कई बार राज्यसभा के वो सांसद रह चुके हैं, इसके साथ ही राज्यसभा में सदन के नेता रह चुके हैं, सिक्किम के राज्यपाल ओम माथुर के नाम की चर्चा है, कई राज्यों में चुनाव प्रभारी रह चुके हैं, जीत दिला चुके हैं, मुस्लिम चेहरे के रूप में बिहार के राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान, शुरू से ही उनकी दावेदारी को मजबूत माना जा रहा है। तो जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा का नाम भी शुरुआत से चल रहा है, उन्हें भी बहुत तेजी से उभरता हुआ एक नाम माना जा रहा है। आशंका है कि उनका स्वर्ण और यूपी से होना उनके खिलाफ जा सकता है, एक ये भी बात चल रही है। खैर देखते हैं कि ये सियासत का ऊंट किस करवट बैठता है। और अब अगली स्टोरी का, अगले सेगमेंट का रुख करते हैं। पीएम मोदी ब्रिटेन के दौरे पर हैं और दोनों देशों के बीच हुआ है ऐतिहासिक फ्री ट्रेड एग्रीमेंट। प्रधानमंत्री मोदी अपने 2 दिन की आधिकारिक यात्रा पर बुधवार को ब्रिटेन पहुंचे। ब्रिटेन पहुंचने पर लंदन में भारतीय समुदाय ने पीएम मोदी का गर्मजोशी से स्वागत किया। बिहू नृत्य, पारंपरिक ढोल, मोदी मोदी के नारों से लंदन गूंज रहा। एयरपोर्ट से लेकर कार्यक्रम स्थल तक भारतीय संस्कृति की झलक देखने को मिली। भारतीय समुदाय के लोग काफी ज्यादा सामने आए। प्रधानमंत्री मोदी ने लंदन में ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कीर स्टारमर के साथ द्विपक्षीय बैठक की। दोनों पीएम के बीच व्यापार, रक्षा, जलवायु, इनोवेशन, शिक्षा पर विस्तार से चर्चा हुई। अब असली बात, इस 2 दिवसीय दौरे की जो सबसे अहम बात है वो है जो ट्रेड एग्रीमेंट। दोनों देशों ने ट्रेड एग्रीमेंट पर
एक साथ साइन किए, जो सबसे बड़ी इसे उपलब्धि माना जा रहा है। भारत और यूके के बीच फ्री ट्रेड एग्रीमेंट साइन हुआ है, यानी इसे कह सकते हैं मुक्त व्यापार समझौता। अब इसमें क्या कुछ फायदा रहने वाला है, क्या कुछ होने वाला है, क्योंकि यहां पर स्टामर जो कि साथ थे और साथ पीयूष गोयल भी थे, उनके समकक्ष बैठ करके ये पूरा जो है सिग्नेचर किए गए। अब बात यह है कि समझौते के बाद भारत से यूके के होने वाले 99% निर्यात पर टैरिफ, पिछले दिनों बहुत चल रहा है टैरिफ वॉर, टैरिफ यानी आयात शुल्क में राहत मिलेगी। इसका मतलब यह है कि भारत से जो सामान यूके भेजा जाएगा उस पर लगने वाला टैक्स या तो बहुत कम हो जाएगा या पूरी तरह खत्म हो जाएगा। ब्रिटेन की कंपनियों के लिए भी यह समझौता फायदे का है। अब उन्हें भारत में उत्पाद बेचने में पहले से ज्यादा आसानी होगी। दोनों देशों के बीच एग्रीमेंट से कई सामान सस्ते हो सकते हैं। अब इस एग्रीमेंट के बाद ब्रिटेन में बनी कारें भारत में सस्ती मिलेगी, क्योंकि या तो 0 या फिर कुछ % टैक्स। ब्रिटेन की लग्जरी कार जगुआर, लैंड रोवर कम दाम में मिलेगी। फैशन, ब्रिटेन मेड कपड़े, ब्रिटेन से आने वाला सामान, ब्रांडेड प्रोडक्ट्स, फैशन प्रोडक्ट्स, होमवेयर और फर्नीचर, इलेक्ट्रॉनिक गुड्स जो कि भारत में आता है मेड इन ब्रिटेन, उस पर अगर 0% टैक्स या बहुत कम टैक्स होगा तो उसकी कीमत अच्छी खासी गिर सकती है। कम कीमत पर भारतीय बाजार में वो उपलब्ध रहेगा। भारत देता क्या है? भारत के रत्न जाते हैं, आभूषण, ब्रिटेन में वो भी सस्ते हो जाएंगे, जिससे ब्रिटेन में भारतीय कस्टमर्स के लिए प्रोडक्ट सस्ते हो जाएंगे, भारतीय प्रोडक्ट सस्ते हो जाएंगे। इस समझौते के कारण यूके से आने वाली जो विस्की, वाइन, इस पर टैरिफ कम होगा, जिससे भारत में पहले से जो ये ब्रांडेड प्रोडक्ट्स मिलते हैं वो और सस्ते मिलेंगे। इसके बाद घरेलू कंपटीशन भी बढ़ेगा, जिस कारण से जो ट्रेड है वो और ज्यादा जो है जिसे कहते हैं कॉम्पिटेटिव हो जाएगा, बहुत ज्यादा कॉम्पिटेटिव हो जाएगा। दोनों देशों ने 2030 तक अपने व्यापार को दोगुना करके $120 अरब तक ले जाने का लक्ष्य रखा है।